नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। आज हम लोग जो है मध्य प्रदेश सिविल जज का 2010 वाला क्वेश्चन पेपर देखेंगे। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, लॉ वाले और जीके जीएस वाले क्वेश्चन भी इसमें होंगे। स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, धारा 148A(1) के अंतर्गत प्रस्तुत कैवियट निम्नलिखित के आश्वासन के बाद प्रवर्त नहीं रहेगी। कितने दिन के अवसान के बाद में जो है ये 148 धारा, इसके अंदर कैवियट ये प्रवर्तन में नहीं रहेगा। कितने दिन का टाइम मिलता है इनको? ये होता है 90 दिन का। डी आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, साक्षी के प्रति परीक्षण के लिए या उसकी याददाश्त ताज़ा करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अगर साक्षी की प्रति परीक्षा करनी हो या उसकी याददाश्त ताज़ा करनी हो तो उसके दस्तावेज यहाँ पर प्रस्तुत करने होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही होगा। ए है विवादकों के स्थिरीकरण तक, विवादकों के स्थिरीकरण के पश्चात, आवश्यकता अनुसार कभी भी, या फिर अभिवचनों के साथ। तो यहाँ पर सही आंसर जो है ये है कि जब आवश्यकता होगी तो कभी भी इनको प्रस्तुत करने के लिए बोला जा सकता है। अगला है, एक पक्षीय अपील का प्रत्यारण किए जाने पर आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदक होगा। यहाँ पर प्रस्तुत आवेदन का क्या होगा यहाँ पर? तो ये जो है पोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पर सी आंसर होगा। अगला है, किस प्रावधान के अंतर्गत अकिंचनवाद प्रस्तुत कर सकता है? इसमें से किस प्रावधान में बताया गया है कि जो एक निर्धन व्यक्ति है वो वाद प्रस्तुत कर सकता है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन आदेश 33 नियम 1 के अनुसार। ठीक है, फोर्थ का यहाँ पर आंसर ए होगा। अगला है, धारा 11 में वर्णित रेस जुडिकेटा के सिद्धांत का इस सूत्र पर आधारित है। ये जो रेस जुडिकेटा का सिद्धांत है ये किस सूत्र के ऊपर आधारित है? फिफ्थ का आंसर क्या है यहाँ पर? नेमो डेविड विस वेक्सरी प्रो यूना एडम कोजा, यही इसका सही आंसर होगा। ये इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं हम, 6th क्वेश्चन आएगा अपना भैया। 6th है, न्यायालय उन अभिकथनों अंतर्वस्तु के आधार पर विवादकों की रचना नहीं कर सकेगा जो पक्षकारों द्वारा किए गए हों। किस अभिवचनों और अभिकथनों और अंतर्वस्तु के आधार पर इनकी रचना नहीं करेगा? तो यहाँ पर जो 6th है उसका सही आंसर होगा आवेदन पत्रों में। सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला है, वाद कारणों का संयोजन संहिता में कहाँ पर वर्णित है? वाद कारणों का संयोजन ये है आदेश 2 नियम 3 में। आदेश 2 नियम 3 में वर्णित है वाद कारणों का संयोजन। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन, आईपीसी के आपराधिक मानववध के प्रयत्न का अपराध इस संहिता के अंतर्गत दंडनीय है। आपराधिक मानववध का प्रयत्न करना ये कहाँ पर बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, 308 के अंदर। अगला है, गा को यह सोचते हुए कि वह खा है मार डालता है, का निम्नलिखित धारा में से किस दंड के लिए दोषी होगा? तो 9th का आंसर हम देखें तो यहाँ पर जो है ये 301 के लिए दोषी होगा। अगला है, धारा 195 का भारतीय दंड संहिता से संबंधित है। जो 195A है वो किससे संबंधित है? साक्षी की सुरक्षा से, आहूत की सुरक्षा से और मिथ्या साक्ष्य देने की धमकी के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर 10वें का है ऑप्शन सी, मिथ्या साक्ष्य देने की धमकी के लिए जो है ये सेक्शन है हमारा, सेक्शन है 195A। 11 क्वेश्चन है, आजीवन कारावास का अर्थ क्या होता है? आजीवन कारावास का मतलब क्या होता है? देखिए, आजीवन कारावास का मतलब संपूर्ण अवशेष जीवन काल होता है। ठीक है, डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, का यह जानते हुए कि खा सिर में बीमारी से ग्रस्त है और खा के सिर पर एक बार से उसकी मृत्यु होना संभाव्य है, का खा के सिर पर घूंसे से वार करता है, खा मर जाता है। तो का यहाँ पर किस चीज़ के लिए दोषी होगा? देखिए, वो यहाँ पर मर्डर के लिए दोषी है, क्योंकि उसको पता था कि घूसा मारने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसका मतलब इंटेंशन थी उसको मारने की। 13 क्वेश्चन है, लूट डकैती है यदि सम्मिलित रूप से की गई हो, मतलब कि कितने व्यक्तियों का होना ज़रूरी है लूट में? तो यहाँ पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का अगर समूह है और वो लूट करते हैं तो वो डकैती कहलाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक सेवक नहीं है? ये क्वेश्चन बनता है, लोक सेवक जो है आईपीसी में सेक्शन 21 में बताया गया है। तो यहाँ पर जो विधायक होते हैं और विश्वविद्यालय के जो परीक्षक होते हैं
ये दोनों ही लोक सेवक नहीं होते। ठीक है, विधायक और विश्वविद्यालय का परीक्षक ये लोक सेवक नहीं होते। 14 का आंसर यहाँ पर सी और डी दोनों होगा। अगला है सीआरपीसी का क्वेश्चन है, धारा 428 के अंतर्गत दोषसिद्धि द्वारा बताई गई निम्नलिखित निरोधावधि मुजरा नहीं हो सकती। 15 का आंसर जो है यहाँ पर होगा अन्य प्रकरण में। अगला है न्यायालय मध्य प्रदेश श्रेय के द्वारा धारा 138 प्रकरण में लिखित अधिनियम के संबंध में पारित दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील हो सकेगी। कहाँ पर जो है ये अपील हो सकेगी? 16 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है, न्यायालय की अनुमति से उच्च न्यायालय में। अगला है अन्वेषण के दौरान दी गई संसूचना या फिर कथन को कौन अभिलिखित कर सकता है? अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही हो तो उस टाइम पे यदि कोई कन्फेशन दिया जाता है तो उसको अभिलिखित कौन करेगा? यहाँ पर जो है कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट इसको कर सकता है। नेक्स्ट है आरोप लगाए जाने के बाद अपराध का प्रशमन होने का परिणाम होता है। अगर आरोप लगाए दिए जाते हैं उसके बाद में प्रशमन क्या होगा अपराध का, उसके परिणाम क्या होगा? तो 18 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है कि अभियुक्त की दोष सिद्धि दोष मुक्ति हो जाएगी। अगला है मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में अंतर्विष्ट होना आवश्यक है। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में इनमें से किसका होना आवश्यक है? तो मृत्यु का जो कारण है वो होना बहुत ज़रूरी है। जो मृत्यु मतलब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है उसमें मृत्यु का रीज़न देना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो बी आंसर है यहाँ पर। अगला है धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 5 अभियुक्तों का, खा, गा, घा और चा के विरुद्ध चार्जशीट प्रस्तुत की गई। का और खा फरार है। गा यहाँ पर स्वयं उप संजाति से न्यायालय के आदेश द्वारा उन्मुक्त है और घा व चा न्यायालय में उपस्थित है। वह प्रकरण निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध सुपुर्द किया जा सकता है? तो ये देखिए यहाँ पर ये सभी के लिए किया जाएगा, सभी अभियुक्तों के लिए किया जाएगा क्योंकि उन्होंने अपराध सेम किया है, 302 में मर्डर किया है। अगला है कौन से अपराधों में पक्षकारों के मध्य समझौता हो सकता है? इनमें से कौन से अपराध है जिसमें पक्षकारों के बीच में समझौता हो सकता है? 21 का आंसर देखें तो जमानती है, बी असंज्ञेय, सी समन योग्य या डी असम्य। तो 21 का आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा। जो समन योग्य होते हैं उनमें समझौता हो सकता है पक्षकारों के बीच में। अगला है अभिभाग सौदेबाजी के प्रावधान प्रयोज्य हैं केवल, मतलब किसके लिए प्रयोज्य है अभिभाग सौदेबाजी? तो ये देखिए धारा 204 के अंतर्गत तामील जारी होने के बाद में ये अभिभाग सौदेबाजी के प्रावधान प्रयोज्य होंगे। अगला एविडेंस एक्ट के क्वेश्चन है, धारा 114 का के अंतर्गत उपधारणा है। आपको बताना है कि 114 काम के अंदर जो उपधारणा है वो किस तरह की उपधारणा है। तो ये एक खंडनीय उपधारणा है। यहाँ पर सही आंसर होगा, ये खंडनीय उपधारणा है। अगला है सह अभियुक्त द्वारा अपराध करने के समय दिया गया कथन कैसा होता है? यदि सह अभियुक्त द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उस समय कोई भी कथन दिया जाए सह अभियुक्त के द्वारा, तो यहाँ पर जो ये धारा 30 के अंतर्गत ये ग्राह्य होता है। 24 का आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सूचक प्रश्न कहाँ पूछे जाएंगे? तो ये प्रति परीक्षा में सूचक प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित श्रुति साक्ष्य के नियम का अपवाद इसमें से नहीं है। श्रुति साक्ष्य यानी कि जो हेरसे एविडेंस है उनका इसमें से कौन सा अपवाद इसमें नहीं होगा? 26 का आंसर है यहाँ पर सी, विशेषज्ञ की राय जो है वो हेरसे एविडेंस में नहीं आती है। अगला है हस्तविलेख विशेषज्ञ की राय क्या होती है? हस्तविलेख विशेषज्ञ की राय, तो ये एविडेंस एक्ट में जो है बिना संपुष्टि के मान्य की जा सकती है, बिना संपुष्टि के भी ये मान्य की जा सकती है हस्तलेख विशेषज्ञ की राय। 28 क्वेश्चन है पहचान कार्यवाही है। तो पहचान जो है किस तरह की कार्यवाही है? ये जो है एक संपोषक साक्ष्य है। सी यहाँ पर आंसर होगा, सॉरी बी आंसर होगा। नेक्स्ट है एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के क्वेश्चन, किराएदार पर बकाया राशि के नोटिस की तामील होने पर उसे निष्कासन से बचने हेतु बकाया किराए की राशि का भुगतान या निविदा न करना कितने दिनों के बीच के ये बात है? सही आंसर यहाँ पर 29 का आंसर यहाँ पर सी होगा, 2 महीने में। नेक्स्ट है आवासीय स्थान की
सद्भावी आवश्यकता के आधार पर निष्कासन के मामले में भूस्वामी स्थान का कब्जा कितने समय से पहले प्राप्त नहीं किया जा सकेगा? 30 का आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, 2 माह। नेक्स्ट है, अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध का संज्ञान निम्नलिखित के द्वारा लिया जा सकता है। तो यहाँ पर दंडनीय अपराध का संज्ञान किस मजिस्ट्रेट के द्वारा लिया जाएगा? ये है न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है उसके द्वारा। बी आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? इसमें से असत्य कथन जो गलत है वो बताना है। पहला है, किराएदार स्वामी के पूर्व लिखित सहमति से धारित स्थान को उप किराए पर दे सकता है। दूसरा है, किराएदार स्वामी की पूर्व लिखित सहमति से किराएदार के अधिकार का अंतरण या समुन्निवेशन कर सकता है। सी है कि उप किराएदार के लिए स्वामी को पूर्व लिखित सहमति अज्ञापक प्रावधान है। और डी है कि स्वामी द्वारा उप किराएदार की सहमति देने हेतु पगड़ी के प्रीमियम की धनराशि का भुगतान मांगा या फिर प्राप्त किया जा सकता है। 32 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी ही है, ये इसमें सही आंसर होगा। कि जो है इसमें से ये गलत है, ठीक है, डी, कि स्वामी द्वारा उप किराएदार की सहमति देने हेतु पगड़ी की प्रीमियम की धनराशि का भुगतान मांगा या फिर प्राप्त किया जाएगा। 33 क्वेश्चन है, 33 निम्नलिखित में से कौन सा निष्कासन का विधिक अधिकार नहीं है? ए है, किराएदार ने अपने निवास हेतु उपयुक्त भवन निर्मित या अर्जित कर लिया है। बी है, किराएदार ने स्थान पर सारवान क्षति कारित कर दी है। सी है, स्वामी किराया बढ़ाना चाहता है एवं किराएदार इससे इनकार करता है। और डी है, किराएदार को भवन के अवैध या फिर अनैतिक उपयोग से संबंधित अपराध के लिए दंडित किया जा चुका है। 33 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? ये है ऑप्शन सी, कि स्वामी किराया बढ़ाना चाहता है और किराएदार इससे इनकार करता है, ये इसमें गलत दिया हुआ है। ये जो है निष्कासन का विधिक अधिकार नहीं है। अगला है, किराया नियंत्रण अधिकारी के द्वारा अध्याय 3 का के अंतर्गत पारित आदेश किसके विरुद्ध होगा? इसके विरुद्ध मतलब क्या हो सकता है? इस आदेश के विरुद्ध क्या होगा? तो यहाँ पर केवल पुनरीक्षण हो सकता है इस आदेश के विरुद्ध, कि किराया नियंत्रण अधिकारी के द्वारा अध्याय 3 का के अंतर्गत यदि कोई आदेश पारित होता है तो उसके विरुद्ध केवल पुनरीक्षण होगा। अगला है, संयुक्ततः निवास करने पर भी धारा 2E के अंतर्गत कौन कुटुंब का सदस्य नहीं होता? इसमें कौन है जो कुटुंब का सदस्य नहीं होगा? तो जो बहन का पुत्र है वो इसमें कुटुंब का सदस्य नहीं होता है। अगला है, का एक स्वामी किराएदार खा के निष्कासन हेतु अपनी सद्भाविक आवश्यकता के आधार पर निष्कासन का वाद लाता है। वाद के दौरान वह स्थान का विक्रय गा को कर देता है। गा सद्भाव में वास स्थान अपने पास रखता है। गा को परामर्श दीजिए, यहाँ पे बताना है कि गा को हम यहाँ पर क्या परामर्श दे सकते हैं। ए है, उसे आवश्यक संशोधन कर उसी वाद को चला सकता है। बी है कि वह नया वाद ला सकता है अथवा किसी भी पृष्ठभूमि पर बेदखली का वाद चला सकता है। सी है कि सद्भावना पूर्वक आवश्यकता हेतु नया वाद 1 वर्ष के उपरांत पोषणीय है। और डी है कि जब तक कि खा उसे स्वामी ना माने वाद पोषणीय नहीं होगा। 36 का आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। अगला है टीपीए क्वेश्चन, भोग बंधककार के प्रकरण में बंधक ग्रहीता को कब्जे दिए जाने पर वह भाटक व अन्य लाभ पाने का हकदार है। सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, बंधक धन चुकता होने तक। अगला है, स्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यवसान नहीं होता। स्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यवसान नहीं होता, ये समय के बीत जाने पर नहीं होता है। अगला है, संपत्ति के अंतरण का संबंध नहीं है। संपत्ति के अंतरण का संबंध किससे नहीं है? हवा, पानी, प्रकाश, तीनों से ही नहीं होता है। 39 का आंसर यहाँ पर डी होगा। डी है यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, विचाराधीन वाद का सिद्धांत प्रयोज्य है। ये विचाराधीन वाद इसका सिद्धांत प्रयोज्य है कहाँ पर? जहाँ की वाद दुसंधिपूर्ण हो, जहाँ अंतरण विचारण न्यायालय की डिक्री के बाद या अपील प्रस्तुत के पूर्व किया गया हो, या फिर चल संपत्ति का अधिकार प्रश्नाधीन है, या फिर संपत्ति न्यायालय के प्रादेशिक अधिकारिता के बाहर है। तो यहाँ पर 40 का आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दान वैध है? इसमें से कौन सा दान है जो वैलिड होगा? का खा को 5,000 रुपये इस शर्त पर देता है कि वह गा की हत्या करे, ये गलत है। का खा को इस शर्त के साथ खेद देता है कि खा दिवालिया हो गया तो उसका हित समाप्त हो जाएगा, ये भी गलत है। सी है कि का इस शर्त के साथ में खा को खेद दान करता है कि यदि खा ने 1 वर्ष में गा के घर पर आग नहीं लगाई तो उसका हित समाप्त हो जाएगा।
ये भी गलत दिया हुआ है। और का इस शर्त के साथ मकान दान करता है कि यदि खा इसमें नहीं रहा तो दान समाप्त हो जाएगा। सही आंसर यहाँ पर जो है डी ही है, डी राइट आंसर होगा। अगला है भागिक पालन के मामले में अंतरिति के साथ क्या आवश्यक नहीं है। भागिक पालन के मामले में अंतरिति के साथ में यहाँ पर अंतरक को नोटिस ये जरूरी नहीं है। अगला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन, अवयस्क द्वारा दी गई संविदा है। अवयस्क के द्वारा यदि कोई संविदा कर दी जाती है तो वो वॉइड मानी जाती है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो। अगला है समाश्रित संविदा है। समाश्रित संविदा क्या होती है। समाश्रित संविदा ये जो है शून्य मानी जाती है यदि घटना असंभव हो, मतलब अगर ये कोई ऐसी घटना है जो असंभव है, कभी हो ही नहीं सकती, तो वो शून्य होगी। अगला है निविदा है। निविदा क्या होता है। निविदा जो है ये एक प्रस्ताव का आमंत्रण होता है, बी आंसर। अगला है प्रतिफल हो सकता है। प्रतिफल जो है ये भूत और भविष्य वर्तमान तीनों के ही लिए हो सकता है ये। अगला है 47 क्वेश्चन, यदि दो पक्षकार एक समान प्रस्ताव एक दूसरे को अज्ञानता में दें तो इसे हम क्या बोलेंगे। मतलब कोई ऐसा प्रस्ताव एक दूसरे की अज्ञानता में देते हैं तो हम इसको जो है प्रतिकूल प्रस्ताव, क्रॉस ऑफर हम इसको बोलते हैं। अगला है 48 क्वेश्चन, संविदा के निर्माण में आवश्यक 3 तत्वों में से कौन सा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसमें से कौन से 3 मेन है जो होना चाहिए। प्रतिफल, प्रस्ताव, स्वीकृति, ये 3 होना चाहिए। प्रतिकर और नुकसानी ये इसमें नहीं है, ठीक है। अगला है एमपी लैंड रेवेन्यू कोड, इसके क्वेश्चन, अपील प्रस्तुत करने की परिसीमा का उपबंध संहिता की किस धारा में किया गया है। अपील प्रस्तुत करने की परिसीमा का उपबंध ये संहिता की किस धारा में है। ये दिया गया है धारा 47 में। अगला है ग्रामों की सीमा एवं सर्वे क्रमांक नियत करने से संबंधित विवादों का निराकरण किसके द्वारा किया जा सकता है। तो ये जो है किया सकता है तहसीलदार के द्वारा। अगला है संहिता के प्रावधान का उल्लंघन होने पर धारा 253(1) में दंडित करने की शक्ति किसको दी गई है। 51 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है, उपखंडीय अधिकारी को। अगला है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की किस धारा में पटेल के कर्तव्य निहित हैं। किस धारा में बताए गए पटेल के कर्तव्य। 52 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, 224 और 225 में ये जो है पटेल के कर्तव्य बताए गए हैं। अगला है मौरूसी कृषक के हित उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी निम्नानुसार कौन होगा। निम्नानुसार जाते हैं 43 का आंसर जो है ऑप्शन बी, इसकी स्वयं विधि में, बी आंसर है यहाँ पर। 54 क्वेश्चन है भू राजस्व की बकाया की वसूली में निम्नलिखित कुर्क व विक्रय नहीं होगा। अगर भू राजस्व की वसूली हो तो इसमें से कुर्क या विक्रय नहीं होगा। देखिए इसमें स्टार बना हुआ, इसका आयोग ने जो है कैंसिल माना था इसको। अगला है धारा 77 के अंतर्गत राज्य सरकार को कर निर्धारण के नियतिकरण का प्रस्ताव भेजा जाता है निम्नलिखित के द्वारा। किसके द्वारा भेजा जाएगा। ये बंदोबस्त अधिकारी होता है जिसके द्वारा धारा 77 में राज्य सरकार को कर निर्धारण के नियतिकरण का प्रस्ताव भेजा जाता है। 56 क्वेश्चन है मान्यता प्राप्त सड़क से अतिक्रमण न हटाए जाने के मामले में तहसीलदार को शक्ति नहीं है। किस चीज़ की शक्ति यहाँ पर तहसीलदार को नहीं है, तो ये उसकी संपत्ति खुर्द करने की इनको शक्ति नहीं है। अगला कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है उच्च न्यायालय द्वारा लोक पदाधिकारी या शासन को असंवैधानिक विधि को प्रवर्तित न करने के लिए किस रिट के द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। किस रिट का यहाँ पर प्रयोग है। 57 का आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन बी होगा, निषेधात्मक। अगला निम्नलिखित में से कौन सी याचिका आपकी आधिकारिता को जानने का शाब्दिक अर्थ रखती है। ये अधिकार प्रच्छा है, ये रिट आपकी अधिकारिता को जानने की जो है शाब्दिक अर्थ रखती है। अगला देखते हैं हम यहाँ से 59 क्वेश्चन है राष्ट्रपति और राज्यपाल को पदीय कार्यों के लिए व्यक्तिगत उन्मुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। 59 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है, 361 में दिया गया है। अगला है किस अनुच्छेद में सम्मिलित होने से न्यायपालिकाएं संवैधानिक कृत्यकारी हो गई हैं। सही आंसर है यहाँ पर 243Q। 61 क्वेश्चन है प्रस्तावना संविधान का भाग है, वह प्रेषण उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकरण में अभी निर्धारित किया गया। किस वाद में बताया था कि प्रस्तावना जो संविधान का भाग है। ये वाद था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य।
नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना की शब्दावली। प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य को संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य से प्रतिस्थापित किया गया। मतलब ये पूछ रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में जो शब्दावली ऐड करी गई थी समाजवादी पंथनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, ये कब संशोधित किया गया था। तो ये किया गया था जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 3/1/1977 में 1997 में। अगला है संविधान की कौन सी अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची वर्णित है। तो 7वीं अनुसूची जो है उसमें बताई गई है तीनों सूचियों के बारे में। सही आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन ए है। अगला हम देखते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के क्वेश्चन। अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत उसकी सहमति के बिना कब्जायुक्त व्यक्ति के द्वारा स्थावर संपत्ति के संबंध में कब्जा प्राप्ति का वाद संस्थगित नहीं किया जा सकता। 64 का आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन ए है। शासन के विरुद्ध नहीं किया जाएगा, बाकी सबके विरुद्ध किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान के अंतर्गत निम्नलिखित संविदा का वृद्धनिष्ठ पालन नहीं हो सकता। 65 का आंसर जो है यहाँ पर ये ऑप्शन सी होगा कि वह संविदा जो अपनी प्रकृति के अनुसार अवधार्य है, इसका जो है धारा 14 के अंतर्गत इसमें संविदा का वृद्धनिष्ठ पालन नहीं होगा। अगला है का, खा एवं गा, ये तीनों ही जो है सहदायिक है। का संयुक्त परिवार की सम्मति से पृथक कब्जे में है, वह घा को विक्रय करके कब्जा दे देता है। खा व गा इस आशय की घोषणा के लिए वाद लाते हैं कि संयुक्त परिवार की संपत्ति है। तो न्यायालय ने यहाँ पर क्या बोला, न्यायालय का यहाँ पर क्या निर्णय रहा। घोषणा जारी करेगा कि संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति है। वादी को यह निर्देश देगा कि वह घोषणा की डिक्री के पूर्व का को पक्षकार बनाए। गा है कि वादीगढ़ को कब्जे की परिमाणिक सहायता मांगने को कह सकेगा और घा को कब्जा छोड़ने का आदेश दे सकेगा। तो यहाँ पर देखो 66 है और 66 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, ये है ऑप्शन सी कि वादीगढ़ को कब्जे की परिणामिक सहायता मांगने के लिए कह सकता है यहाँ पर कोर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 67 क्वेश्चन। का खा के कथन को प्रकाशित करने की धमकी देता है जो कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय हो सकता है। खा व्यादेश हेतु वाद लाता है और उसका कथन के प्रकाशन को रोके जाने का निवेदन करता है। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा कि न्यायालय आदेश दे सकेगा, यद्यपि यह दर्शित है कि यहाँ खा की संपत्ति के लिए हानिकारक नहीं है। तो ए आंसर होगा। 68 क्वेश्चन है यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये उस टाइम पे आता था। तो अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय अपील की सामान्य परिसीमा, अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय अपील की इस अधिनियम के अंतर्गत राइट टू इन्फॉर्मेशन में देखिए अभी एक्ट नहीं आता है, हम इसको स्किप कर सकते हैं। अगला है हमारा सामान्य अध्ययन जीके वाले क्वेश्चन। 71 है फीफा वर्ल्ड कप 2010, इसको छोड़ सकते हैं। ये है ऑक्टोपस जिसने फीफा, ये भी हम स्किप करते हैं क्योंकि करंट का क्वेश्चन था। अगला है रुपए की ग्लोबल पहचान संबंधी नए चिन्ह के रचयिता। 73 का आंसर क्या है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन बी है डी उदय कुमार। नेक्स्ट राष्ट्रीय चिन्ह में सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते ये लिया गया है उपनिषद से, मुंडक उपनिषद है उससे लिया गया है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी एनी बेसेंट। सही आंसर है एनी बेसेंट। नेक्स्ट है भारतीय राज्य का वह शासक जिसने फ्रेंच से स्वयं संधि की, वह कौन था। फ्रांस से स्वयं संधि करने वाला था यहाँ पर टीपू सुल्तान। अगला है भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.वी. कृपलानी। अगला है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो ये हुआ था लुम्बिनी में। अगला है राम प्रसाद बिस्मिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। राम प्रसाद बिस्मिल ये जो है काकोरी षड्यंत्र मामला था वहाँ उससे संबंधित है ये। अगला 80 क्वेश्चन देखते हैं हम कि भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला है GATT टैग का मुख्यालय कहाँ पर है। GATT इसका जो है मुख्यालय कहाँ पर है। 81 का आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, जेनेवा में है। अगला है मुख्यमंत्री राज्य के अस्तित्व में आने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। सबसे पहले ये थे न्यायमूर्ति M. हिदायतुल्लाह। अगला है ब्लड प्रेशर निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापा जाता है। ब्लड प्रेशर ये जो है
स्फिग्मोमेनोमीटर के द्वारा। अगला है मुद्रास्फीति का क्या मतलब होता है। जब मुद्रास्फीति आती है तो धन के मूल्य में कमी आ जाती है और महंगाई बढ़ती है। अगला है कैंपस में रैगिंग समाप्ति के हल के सुझाव हेतु निम्नलिखित में से कौन सी समिति जानी जाती है। जो कैंपस में रैगिंग होती थी उसकी समाप्ति के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, तो ये कमेटी थी आर के राघवन समिति। डी आंसर है आर के राघवन समिति, यहाँ पर डी आंसर होगा। अगला है भारत भवन स्थित है। भारत भवन ये दिया है, ये है भोपाल में, भारत भवन है भोपाल में। अगला है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने हैं, उनका नाम है 87 का आंसर यहाँ पर डी होगा, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। मध्य प्रदेश में जो नहीं है 88 का आंसर वो है बांदीपुर नेशनल पार्क, ये कर्नाटक में है। अगला है क्रिकेट टेस्ट इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले, ये उस टाइम पे करंट का क्वेश्चन था, तो 89 का आंसर यहाँ पर सचिन तेंदुलकर था, आप इस टाइम का देख लेना। अगला है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है। ये भी करंट का क्वेश्चन था, सॉरी ये करंट का नहीं था, लेकिन आप इनके नाम जो है याद कर सकते करंट में कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष इस टाइम पे कौन है। तो 90 का आंसर जो है ये भारत के जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला है वाटरलू का युद्ध कहाँ किन देशों के बीच में लड़ा गया था। वाटरलू ये ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये है द हेग में, भी आंसर होगा। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। देखिए पूछ लिया, तो ये करंट का क्वेश्चन था, आप इस टाइम का देख लीजिएगा कौन है इस टाइम पे। अगला है ऑसिफिकेशन टेस्ट किया जाता है किसके द्वारा। 94 का आंसर है कि व्यक्ति की आयु पता लगाने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। 95 है ओरछा प्रसिद्ध है। ओरछा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो ये राम राजा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगला है किस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा धारा 377 भारतीय दंड संहिता के संबंध में वयस्क सहमतिजन्य लैंगिक कृत्य को संविधान का उल्लंघनकारी कहा है। 96 का आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी है, नाज फाउंडेशन विरुद्ध दिल्ली, मतलब नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली सरकार। अगला है 97 क्वेश्चन किस उच्च न्यायालय के द्वारा भारत में सर्वप्रथम न्यायाधीशों की सम्मति की घोषणा की गई। सबसे पहले न्यायाधीशों की संपत्ति की घोषणा किस उच्च न्यायालय के द्वारा की गई, तो ये है केरल, सी आंसर है यहाँ पर। अगला है पेंच नेशनल पार्क कहाँ पर है। पेंच नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है। 98 का आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए NH7 पर। 99 है शासकीय न्यूज़पेपर प्रिंट कारखाना स्थित है, ये है नेपानगर में। अगला है 100वां क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट है ये, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किस चीज़ को दर्शाता है। जो केसरिया रंग है वो बलिदान को दर्शाता है। ठीक है, अपने 100 क्वेश्चन हो गए हैं 2010 के क्वेश्चन पेपर वाले, जो कि मध्य प्रदेश सिविल जज के एग्ज़ाम में 2010 में पूछे गए थे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।